हेलो दोस्तों, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे देख करके पता चल रहा होगा कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। पीछे का जब आप स्लाइड्स देख रहे होंगे तो उससे पता चल रहा होगा, ठीक है। और अगर आप लोग जो कोर्स लॉन्चिंग का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको भी जब आप लोग लाइव देखे होंगे तो वहां से भी आपको पता चल गया होगा कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इस बार और पिछली बार भी इलेक्ट्रिकल का कोर्स लॉन्च किया गया था और इस बार भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बेहतर तो कर ही रहा था, अब इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए एक नए तरह का जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच उसको स्टार्ट किया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है पावर जनरेशन, ठीक है। पावर जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर जनरेशन। जो ये आप सब्जेक्ट देख रहे हैं बाबू, यहीं से आपको फील आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल का छोटा भाई होता है, तो यही से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट करते हैं वो सब वोल्ट पे बात करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। मेरा ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल से ही है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी किए हैं और इलेक्ट्रिकल से बीटेक भी कर लिए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी है और इलेक्ट्रिकल से बीटेक भी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम सब्जेक्ट अच्छे से आपको समझा भी रहे थे पहले और इस बार भी आपको समझाने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और इस बार जो सब्जेक्ट हम लिए हैं वह पावर जनरेशन लिए हैं, कि हम बताएंगे कि कैसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होता है वह छोटा भाई है और इलेक्ट्रिकल जो है बड़ा भाई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे बात करता है, वोल्ट पे बात उन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग किलो वोल्ट पे बात करते हैं, मेगावाट पे बात करते हैं, हम लोग और उससे ऊपर भी जाने का प्रयास करते हैं। हम लोग बड़े बड़े वोल्ट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो सब इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होता है उसको रन करवाते हैं। उनका भी उतना ही रोल है जितना मेरा रोल है, ठीक है ना। और आप लोग ब्रांच पेपर्स के साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे। आपका जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें ब्रांच पेपर आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो भी आप पढ़े होंगे वह सब बेसिक है बाबू, लेकिन यहां से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही सोचना है कि वहां पढ़े जहां सिर्फ सेमेस्टर हो या वहां पढ़े कि सेमेस्टर प्लस जेई दोनों हो जाए। यहाँ पे आप पढ़ेगा तो सेमेस्टर प्लस जेई दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा और डिटेल के साथ कराया जाएगा, ये नहीं कि आपको कोई भी पॉइंट छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक कंसेप्ट, हर एक जो एनिमेटेड वीडियो है सब चीज हम दिखलाएंगे आपको, ठीक है ना। पावर जनरेशन का फील ला देंगे बाबू। ऐसा ऐसा देख रहे हो पीछे जो ये बना हुआ देख रहे हो, ऐसा ऐसा टावर देखे हैं आप लोग, ये सब टावर आप लोग देखे हैं, ऐसा ऐसा टावर दिखलाएंगे, एनिमेटेड करके भी दिखलाएंगे बाबू, कैसे इसका होता है, कैसे इसको हम लोग जनरेट करते हैं बिजली। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है इसमें यही सब चीज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल जो पावर जनरेशन है उसमें यही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। देखिए हम हाथ के निशान भी दिखला रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा भी है कि देखो इसमें क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे लिखा है हाइडल पावर, थर्मल पावर, विंड पावर, सोलर पावर, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ना था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, लेकिन इस बार सिलेबस में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है ना। पहले जो पढ़ाया जाता था इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, वह पहले सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में पावर जनरेशन पढ़ाया जाता था। थर्मल पढ़ लेता था स्टूडेंट, हाइडल एगो पढ़ लेता था, विंड पढ़ लेता था, उसके बाद इसी में क्या कर देता जाता था, टाइडल वाला रहता था, बायोगैस वाला रहता था। लेकिन इस बार एक और पार्ट ऐड कर दिया गया है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से एकदम और डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन को भी ऐड इस बार किया गया है। जो ट्रांसमिशन पार्ट है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ उसको जहां जनरेटिंग स्टेशन पे जहां जनरेट हुआ वहां से लाकर जो नियरेस्ट ग्रिड रहता है वहां तक जो हम लोग पहुंचाते हैं वही ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो ट्रांसमिशन भी पढ़ना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी, दोनों को इस बार पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हमारा ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। देखो सब्जेक्ट का जब नाम देख रहे हो यहाँ पे, जब इस थंबनेल में जब नाम देख रहे हो तो क्या नाम दिया है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब क्या समझो, पावर का मतलब ताकत, जनरेटर्स का मतलब, जनरेशन का मतलब कि उसको उत्पन्न करना।
तो पावर को जनरेट करने का जो पावर को जनरेट करने का जो तरीका होता है कि कैसे जनरेट पावर होता है, किस किस प्लांट से आता है, जनरेशन होता है पावर, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वह किसके अंदर पढ़ते हैं, पावर जनरेशन में पढ़ते हैं। देखो लिखा है कि पावर जनरेशन क्या होता है। सबसे पहले यही जानो कि पावर जनरेशन क्या होता है। ठीक है, पावर जनरेशन का मतलब सबसे पहला क्या है, पावर है, और दूसरा जनरेशन है। पावर का मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको जनरेट कैसे किया जाता है इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह कौन सा सब्जेक्ट में करते हैं, तो पावर जनरेशन में करते हैं। और ये जो पावर जनरेशन जो किया जाता है, ये जो पावर को जनरेट किया जाता है, यह कहां से किया जाता है, तो खास तरह के प्लांट होते हैं वहीं से किया जाता है। प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट का मतलब होता है कि वह जगह जहां से बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना, पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट जैसे यहां पे देख रहे हो लिखा है ना, थर्मल पावर प्लांट। तो पावर प्लांट किसको कहते हैं, तो पावर प्लांट वैसे जगह को कहा जाता है जहां पे बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहले जो पढ़ना रहता था बाबू, पहला जो रहते थे, आज से पहले जो सिलेबस रहता था थर्ड सेमेस्टर का, उसमें बस प्लांट के बारे में ही पढ़ना रहता था, लेकिन इस बार अलग अलग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड किया गया है। तो हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से ब्रांच पेपर पढ़ो। तुम्हारा सेमेस्टर प्लस जेई दोनों कंप्लीट रहेगा। आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक जो सेलेक्टेड है, सर का भी काम है कि जो यहाँ पे सेलेक्टेड टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को प्रगति सर भी पढ़ा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट है, हम भी जो आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल के ही है। आपको देखते होंगे कि यहाँ पे मेजरमेंट जो है हमारे अनुराग सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किए हुए हैं डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद अंशु सर के द्वारा भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ाया जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज जो पढ़ाया जा रहा है हर एक एक्सपर्ट के द्वारा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह के टीचर रखे गए हैं। ठीक है ना, कोई एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है, सारा सब्जेक्ट एक एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा है, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सारे, तो इसमें देखो ये जो बताया गया कि रिकॉर्डेड क्लास होगा, रिकॉर्डेड कम लाइव ज्यादा रहेगा बाबू। तो आप लोग को जो डाउट क्लास रहेगा वह सैटरडे संडे को डाउट इसका देंगे। ठीक है ना, और एकदम जैसे देखो लाइव में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, देख नहीं पाते हो उतना वीडियो, और रिकॉर्डेड रहेगा तो तुम क्या कर लोगे, लेक्चर अच्छे से देख लोगे। ठीक है ना, तो आराम से देखना, अगर कोई डाउट हो तो बेहिजक पूछना है, और कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल भी कर लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो प्लांट पढ़ना है ना वो थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, किसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, ये जानो। देखो थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। पढ़ते हो ना, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पढ़ते हो ना। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट वाला जो एनर्जी होता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो रहता है, इस पावर प्लांट को हम लोग कैसे वर्क करवाते हैं बाबू, तो थर्मल पावर प्लांट जो रहता है ना, इसको वर्क करवाने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है। स्टीम हम लोग कह सकते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है। और उस स्टीम को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं। कोयला लेते हैं, उस कोयला से हम लोग क्या करते हैं, एक बर्नर, एक भट्ठी बनाते हैं, और उस भट्ठी में एकदम पानी का हौद चढ़ा हुआ रहता है, और उस पानी को पूरा एकदम बॉयल से ऊपर ले जाते हैं, स्टीम बना देते हैं, और उसी स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, और उसके बाद फिर आगे जो भी पार्ट रहता है उसके द्वारा क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में जो इस्तेमाल किया जाता है वह कोयला के सहारे यूज किया जाता है। ठीक है ना, कोल जो रहता है उसके सहारे बिजली को उत्पन्न किया जाता है, और इसमें स्टीम जो रहता है वह उसको ऑब्टेन किया जाता है और उसी को टरबाइन पे गिराया जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग लेआउट देखेंगे कि कैसा रहता है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का बनावट कैसा होता है। ठीक है, उसका लेआउट कैसा रहता है। ठीक है, जैसे कोयला ही है तो कोयला इसे उठाया जाके डाल दिए थर्मल पावर प्लांट में, नहीं, वैसे नहीं करते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के स्टेप होता है। ठीक है ना, उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, उसको ब्रेकिंग किया जाता है, उसको फिर बेल्ट पे डाला जाता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। कैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट में कोयला कैसे आके जो हमारा बर्नर है उसमें आके मिलता है, उसके बारे में उसका लेआउट देखेंगे।
उसका काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद साइट सिलेक्शन। अब थर्मल पावर प्लांट जहां मन तहां लगा दोगे, थर्मल पावर प्लांट मन जहां मन तहां लगा दोगे, नहीं लगा सकते हो। थर्मल पावर प्लांट को उसी जगह पे लगा सकते हो जहां पे आसानी से कोल मिल जाए, जहां पे आसानी से पानी मिल जाए, जहां पे आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, उसी जगह पे लगाओगे। अब लगा दोगे तुम अपने घर पे के बगल में लगा दोगे थर्मल प्लांट, जहां पे कोयला का लाने में दिक्कत हो रहा है, जहां पे को मोटरसाइकिल नहीं आ सकता, हो जहाँ थर्मल पावर प्लांट लगा दोगे तो कोई फायदा होगा, नहीं ना होगा जी। तो वही कहता है कि उसके लिए साइट सिलेक्शन, साइट को सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे हम साइट को सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में देखेंगे। फिर इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, जैसे इसमें इकोनोमाइजर पढ़ोगे, सुपर हीटर पढ़ोगे, मतलब कि मेजर एक्जुलरी, जो इसके अंदर अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं उसके बारे में देखोगे। जैसे इसमें देखोगे कि इकोनोमाइजर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, इसके अंदर देखोगे सुपर हीटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, भाल्व क्या होता है, अलग अलग चीजों के बारे में मेजर जो एक्जुलरी कंपोनेंट है उसको देखेंगे। टरबाइन ही अलग अलग तरह के होता है कि केपलन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, तो अलग अलग तरह के जो टरबाइन है उसको भी देखेंगे, उसका फंक्शन, हर एक टरबाइन का क्या काम रखा गया है उसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल, जो कन्वेंशनल फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कोल ही पढ़ते होगे तो कोल में ही आपको पढ़ाया जाता होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग, मतलब कि 9-10 में सब पढ़ाया जाता है कि कोल अलग अलग तरह का होता है। जैसे एंथ्रासाइट कोल होता है, बिटुमिनस कोल होता है, पीट कोल होता है, लिग्नाइट कोल होता है, तो ये सब चीज आपको पढ़ाया जाता होगा। देखो ये सभी चीज आता है सेमेस्टर में, जो ये सब बोल रहे हैं ना, और जेई में यही सब चीज आता है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी है तो इलेक्ट्रिकल अच्छा से एकदम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम आराम से जुड़ो और कोई एकदम हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख रहे होगे सब टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सारा सब्जेक्ट बेस्टर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है कि कोल, तो कोल जैसे पढ़ते होगे, कोल थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज करते हैं, कोल ही का ना इस्तेमाल करता है। और कोल अलग अलग तरह का होता है, जैसे कोल का पहला टाइप होता है एंथ्रासाइट, दूसरा क्या होता है बिटुमिनस, तीसरा क्या होता है पीट होता है, चौथा क्या होता है लिग्नाइट होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के है कि नहीं कोल का टाइप, तो अलग अलग जो टाइप है कोल का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोल, पीट, लिग्नाइट, तो इस सभी का प्रॉपर्टी देखेंगे कि किसमें ज्यादा कोल का परसेंटेज रहता है, किसके अंदर ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है, ये भी चेकिंग करेंगे। जिसमें ज्यादा रहेगा वो अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, ये सब चेक करेंगे। अब अगला दूसरा जो प्लांट दिया है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना, दूसरा कौन सा प्लांट दिया है, देखो ये भी देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट बिहार में कितना है, हाइडल पावर प्लांट बिहार में कितना है, या हमारे इंडिया में कितना है, सब देखेंगे एकदम। इस कंपटीशन के लिए जरूरी है बाबू, तो इसको बता के चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्या दिया है हाइडल पावर प्लांट, जैसे लिखा है कि एलिमेंट ऑफ हाइडल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट जो है उसका कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं, इसमें एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी को कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इसका लेआउट और साइट सिलेक्शन। लेआउट मतलब कि हाइडल पावर प्लांट जो रहते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। जैसे इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होता है, देखता होगा कि हाइडल पावर प्लांट जो रहता है या हाइड्रो पावर प्लांट रहता है, इसमें देखता होगा कि इसमें डैम के किनारे बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा डैम का निर्माण किया जाता है, वहां पे पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे बिहार में ककोलत का जो झरना देखते हो, वहां पर भी हम लोग पावर प्लांट बना सकते हैं, लेकिन आज तक बना नहीं है। अगर बन जाएगा तो वहां से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हाई स्पीड स्ट्रीमिंग होता है, वहां पर भी वाटर होता है, ठीक है ना। तो डैम के किनारे हम लोग कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि उसका एलिमेंट क्या क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट का, उसके अलावा एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद लेआउट कैसा रहता है उसका, और साइट सिलेक्शन कहाँ पे इसको लगाते हैं। अब देखो अगला इसी में देखो सब इसमें अलग अलग पढ़ना रहता था बाबू, लेकिन एक ही में ऐड किया, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रहता है ना, इसमें हम लोग जो हेवियर जो मेटल जैसे कि यूरेनियम जो रहता है, इसका यूज करके हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे बिजली उत्पन्न करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं और उससे हम लोग यहाँ प्लांट में बिजली उत्पन्न करते हैं, इसी को न्यूक्लियर पावर प्लांट करते हैं। न्यूक्लियर पावर जो प्लांट होता है ना, इसमें दो चीज होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन एक होता है और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है और दूसरा
फ्यूजन होता है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो उसका लेआउट कैसा होता है, उसका बनावट कैसा रहता है, वर्किंग कैसे करता है, साइट का सिलेक्शन देखेंगे। जो हमारा कन्वेंशनल जो फ्यूल यूज करते हैं, तो इसमें हम बताया ना कि यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 37 ये सब रहता है, उसका यूज करते हैं। तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है उसको देखेंगे। ई न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ यूज होता है। सेफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर काम कर रहे हो तो क्या हमको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए, क्या चीज से हमको बचकर कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे जो हार्मफुल जो रे होता है, अल्फा रे, गामा रे, इन जो रहता है, वो बीटा रे, वो सब निकलता है। और वो सब रे अगर पड़ गया तुम्हारे शरीर पे तो समझ रहा है कि तुम्हारा ले दही कर देगा बाबू, स्थिति दयनीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बात का सावधानी रखना चाहिए। ठीक है ना, सेफ प्रैक्टिस करने के लिए। अब न्यूक्लियर जो रिएक्टर देखते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, वह न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। अब अगला लास्ट टॉपिक दिया है कि डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड न्यूक्लियर शिल्डिंग। अब जो न्यूक्लियर जो वेस्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उस न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोजल किया जाता है, कैसे उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। और न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको न्यूक्लियर शिल्डिंग कैसे प्रोवाइड किया जाए। जैसे मान लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसको अगल बगल से शिल्डिंग नहीं प्रोवाइड किया, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहा है तुम, यहाँ पे न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कर पा रहे हैं, यहाँ बाहर में शिल्डिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन करके बाहर भी तो आ सकता है। तो उससे बचने का क्या तरीका होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला लिखा है गैस पावर प्लांट। ठीक है, जिसका लेआउट देखेंगे और उसका वर्किंग एंड साइट लोकेशन देखेंगे। ठीक है, अदर फीचर पावर प्लांट का, जैसे इसमें फीचर्स अलग अलग तरह के जो फीचर्स होता है उसको समझेंगे। ठीक है ना, कि अलग अलग फीचर्स क्या क्या होता है। जैसे ये जो देख रहा हो ना, ये टॉपिक एक अलग चैप्टर, ये जो टॉपिक देख रहे हो इसके साथ जो ऐड किया है ये अलग एक यूनिट ही था। ठीक है ना, कनेक्टेड लोड क्या होता है, फर्म पावर क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, स्पाइनिंग रिजर्व क्या होता है, ये सब एक अलग चैप्टर है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यूनिट का नाम क्या था, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। देखो यहाँ पे अदर फीचर्स वाला जो दिया है ना, इसमें इसका नाम था यूनिट का इकोनॉमिक्स ऑफ। अभी भी जाओगे ना बुक जब देखोगे, पावर जनरेशन का जो बुक होता है उसमें जब देखोगे तो इसमें लिखेगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जब देखोगे ना तो उसमें ये सब चीज दिए हुए रहेगा। जिसमें देगा कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड का मतलब होता है ना कि तुम घर में कितना सारा लोड लगा, पंखा, बॉल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब जितना लोड कनेक्ट किया हो ना उसी को कनेक्टेड लोड कहते हैं। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है, फर्म पावर क्या होता है, कोल्ड रिजर्व किसको कहते हैं, रिजर्व किसको कहते हैं, स्पाइनिंग रिजर्व क्या करते हैं। और कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कोई चीज को अगर तुम जनरेशन कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। जैसे एवरेज डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा डिमांड फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर एंड प्लांट लोड फैक्टर। बेस लोड किसको कहते हैं, पीक लोड किसको कहते हैं, लोड कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ यूनिट नंबर 1 में इतना पढ़ना था बाबू। ठीक है ना, अब यूनिट नंबर 2 देखो। यूनिट नंबर 2 जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी कहते किसको है, ये चीज से भी तो आना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि वैसा एनर्जी जिसको हम लोग रिन्यू कर सके, जिसको बार बार रिन्यू करके हम लोग इस्तेमाल करें, तो उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, कभी खत्म होने वाला है जी, जब तक सूरज है तब तक नहीं खत्म होगा सर। विंड एनर्जी है, कभी खत्म होगा जी, नहीं सर, जब तक हवा है कब तक कहाँ खत्म होगा सर। टाइडल एनर्जी कभी खत्म हो सकता है, वेव एनर्जी कभी खत्म हो सकता है। तो जो एनर्जी को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं तो उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी में पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का कितना क्षमता होता है इसको देखेंगे। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है उसको समझेंगे। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल क्या क्या यूज किया जाता है फोटोवोल्टेइक सेल में। जैसे फोटोवोल्टेइक जब सेल बनाया जाता है तो उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन और कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक में उसको समझेंगे।
उसका वर्किंग देखेंगे कि कैसे वह काम करता है, और एप्लीकेशन देखेंगे सोलर एनर्जी का, कि सोलर एनर्जी जो रहता है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है। ठीक है ना। उसके बाद देखो दूसरा जो एनर्जी दिया है वह विंड एनर्जी दिया है। विंड एनर्जी कहाँ लगाओगे, अब जहानाबाद या पटना या गया या मान लो कि अरवल या तुम और भी जगह मुजफ्फरपुर, इन जगह पे लगाओगे जी विंड पावर प्लांट, जहाँ पे हवा का नाम का कोई चीजें नहीं है। विंड पावर प्लांट कहाँ लगेगा, समुद्र के किनारे लगेगा। जाके देखो मुंबई में कितना मैरीन ड्राइव पे लगा हुआ रहता है। ठीक है ना। जहाँ पे हवा है वहीं पे ना लगेगा। तो ये लिखा है कि विंड एनर्जी के लिए सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर विंड के लिए कौन कौन सा विंड मिल्स लगाने के लिए साइट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम उसका क्या होता है, एप्लीकेशन उसका क्या होता है। ठीक है। बायोमास एंड बायोगैस एनर्जी देखेंगे कि बायोमास और बायोगैस एनर्जी में हम लोग अलग अलग टॉपिक, उसका कैलोरिफिक वैल्यू, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो बायोगैस प्लांट क्या था। बायोगैस प्लांट क्या होता है कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है, जो भी तुम्हारे घर का या अगल बगल का जो भी कचरा है, जो डिकम्पोज होने वाला, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको एक जगह डाल दो डस्टबिन में, और वही एक हौद बनाया हुआ रहता है, और उसी में डाल दो और उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कराओ, और उसके कारण जो एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है ना। बायोमास बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के नीचे जो हमारा एनर्जी है ना, अर्थ के नीचे जो एनर्जी है हीट, और उससे जो हम लोग पावर प्लांट बनाते हैं ना, उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी करते हैं। उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ब्लॉक डायग्राम और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओशियन से जो एनर्जी निकलता है, जैसे ओशियन से टाइडल एनर्जी निकलता है, तो टाइड्स के माध्यम से एनर्जी, फ्रॉम टाइड से एनर्जी कैसे जनरेट होता है, साइट रिक्वायरमेंट क्या होता है, एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज क्या है टाइडल पावर प्लांट का, उसको समझेंगे। ठीक है। और फ्यूल सेल समझेंगे, फ्यूल सेल पढ़े हो ना, ईंधन जो रहता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। हाँ देखो अगला लिखा है, जो अगला पार्ट है बाबू, वह अगला पार्ट है तुम्हारा, देखो अगला जो पार्ट दिया है ना बाबू, देखो यहाँ पे चेक करना। अगला ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। ठीक है ना। ये जो टॉपिक है तो अभी जितना पढ़ो 2 यूनिट, वह जनरेशन से था, और ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में देखोगे ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से हमारा जो ग्रिड है, ठीक है ना, जहाँ पे तो बिजली को ढो करके जो लाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसे ये देख रहे थे फिगर, देखो ये फिगर देखा था ना जी, ये सब क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम वाला ही लाइन है। ठीक है ना। ये सब बहुत बड़ा केवी, 132 केवी ये रहता है, ये 11 केवी नहीं रहता, 132 केवी ये सब रहता है, उससे भी ज्यादा ज्यादा ये सब पावर का रहता है। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इसमें ट्रांसमिशन में देखेंगे, सबसे पहला तो टॉपिक रहेगा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, जिसमें रजिस्टेंस समझेंगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है उसको समझेंगे, कि रजिस्टेंस किसको कहते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किसको कहते हैं इसको समझेंगे। हम ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, कि ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है ना उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे, कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन 3 तरह का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसको कहते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसको कहते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किसको कहते हैं। ठीक है। अब अगला लिखा है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अलग अलग तरह के जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं उसके बीच का कंपैरिजन करेंगे, उसके बीच में तुलना करेंगे। ठीक है। लिखा टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इसमें अलग अलग तरह के जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं, जैसे सॉलिड कंडक्टर यूज हो रहा है, कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज हो रहा है, कि बंडल कंडक्टर यूज हो रहा है, कि एसी एसआर कंडक्टर यूज हो रहा है। तो अलग अलग तरह के जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी समझने का यूज प्रयास करेंगे। इंसुलेटर, अलग अलग तरह के जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का यूज क्या होता है। इंसुलेटर देखता होगा चीनी मिट्टी वाला जो देख रहा है ऊपर पोल पे लगा हुआ रहता है, जैसे ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये टावर, इसके ऊपर देखना ये चीनी मिट्टी का ऊपर देखो लगल रहता है, पड़ी है वो चीनी मिट्टी का रहता है लगा हुआ। ठीक है ना। ब्राउन ब्राउन कलर का रहता है, उसी को इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो वही लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कुछ टॉपिक में ही, कि इंसुलेटर लाइन इंसुलेटर क्या होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, और फेल्यूर ऑफ इंसुलेटर जब फेल्यूर होता है तो उसका क्या ड्रॉबैक आता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखो स्ट्रिंग इफिशियंसी, क्या स्ट्रिंग इफिशियंसी किसको कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इफिशियंसी होता क्या है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म के द्वारा, ग्रेडिंग इंसुलेटर के द्वारा, गार्डरिंग के द्वारा, सभी के द्वारा स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका क्या होता है। अब देखो दो
जो जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी गैप को सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इसके बीच में जो गैपिंग होता है इसको सैग बोलते हैं। तो लिखा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर जी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पान लेंथ बोलते हैं। तो स्पान लेंथ लिखेंगे, सैग, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना इसके बीच में, वह क्या रहता है? स्पान लेंथ। और कितना ट्रांसमिशन लाइन झुका हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। तो स्पान लेंथ और सैग का कैलकुलेशन करेंगे। कोरोना लॉस, कोरोना का फॉर्मेशन क्या होता है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? अलग अलग तरह के लॉस पड़ेगा इसमें, कोरोना लॉस, फिर एंटी इफेक्ट, और भी तरह के जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, अलग अलग तरह का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम ओवरव्यू दे रहे हैं बाबू। स्किन इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग तरह का लॉसेस देखेगा, उसका इफिशियंसी रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ज्यादा बड़ा नॉलेज लेक्चर इसलिए हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं आपको बाबू, सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। देखो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ईएचवी, ईएचवी का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ईएचवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एचवीएसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है देखो यूनिट नंबर 4, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रिड में जब बिजली आ गया और तुम्हारे पास तक जो पहुंचाता है, उसमें तीन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देखो पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रीमिस। पहला डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा सर्विस मेंस होता है। ठीक है ना। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तुम्हारे ग्रिड से कैसे मिलता है, उसके लिए जो सिस्टम वर्क करता है वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उसका रिक्वायरमेंट क्या है। कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या कनेक्शन स्कीम होता है, तो हम बताया ना जी, किसमें पहला डिस्ट्रीब्यूटर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है और तीसरा सर्विस मेंस होता है। ठीक है, देखो लिखा है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। सेंडिंग इन वोल्टेज, जहां से जा रहा है वहां पे कितना वोल्टेज रहता है। रिसीविंग इन पे वोल्टेज, जैसे यहाँ से तुम भेज रहे हो तो यहाँ पे कितना वोल्टेज तुम भेजे हो, यहाँ पे भेजो तो रिसीविंग इन पे कितना वोल्टेज, मान लो कि यहाँ से 211 के भी भेजा और यहाँ पे कितना प्राप्त हो, मान लो 220 वोल्ट ही प्राप्त किया। तो इसके बारे में सेंडिंग और रिसीविंग एंड वोल्टेज को पता करेंगे। पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग और सेंडिंग इन पे वोल्टेज को जो पावर फैक्टर को दिया जाता है उसके बारे में समझेंगे। अलग अलग तरह के सब स्टेशन जो है उसके बारे में समझेंगे, कि उसका क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन देखेंगे वोल्टेज लेवल पे। ठीक है ना, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे बाबू। इंस्टॉलेशन समझेंगे और सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ साइट, सब स्टेशन कहाँ पे लगाया जाता है और इंस्टॉलेशन करने के लिए सब स्टेशन को कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, जैसे सर्किट ब्रेकर चाहिए, रिले चाहिए, आइसोलेटर चाहिए, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन और कंप्रीशन देखेंगे। ओवरहेड और अंडरग्राउंड वायर में क्या है, अंदर अंदर जो लाइन का तार जाता है, ऊपर ऊपर जो जाता है। लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल का कैसे लेइंग किया जाता है। डायरेक्ट लेइंग क्या होता है, ड्राई इन सिस्टम क्या होता है, सॉलिड सिस्टम, इसको समझेंगे। अब देखो लास्ट टॉपिक जो दिया बाबू, डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम। पावर को डीरेगुलेट करना मतलब पावर को बढ़ाना या घटाना है। देखो रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई, रेगुलेशन कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन ऑफ वेरियस पावर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको भी समझेंगे। उसके बाद लिखा है एनसीएलई सर्विस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सपोर्ट एंसिलरी सर्विस क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल एंसिलरी सर्विस क्या होता है, ब्लैक स्टार्ट एंसिलरी सर्विस क्या होता है, और इशू इन्वॉल्विंग, ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। बाकी सब से आप लोग परिचित, पहले भी पढ़ाया जाता था और ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो बस जो भी हम बताएं आप लोग को, बस आराम से इसको देखना है, आराम से समझना है। ठीक है ना, बस कोई भी तरह का आपको दिक्कत हो इस कोर्स से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी तरह का डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कॉल करके। आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस का नंबर भी ऊपर दिख रहा होगा, तो उस पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को जो अपलोड होगा टीपीसी सेमेस्टर पे, वहां पे आपको इसको लाइक कर देना है। दूसरा, अगर अच्छा लगे लेक्चर तो उसको कमेंट भी कर लेना है, करिएगा। ठीक है, जिससे टीचर का भी क्या होता है, लगता है कि नहीं स्टूडेंट देखे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज ये भी आपको करना है कि आपने जो आपका स्टेटस है उसमें लगाइए, अपने दोस्त को बताइए, क्योंकि आप अभी सेकंड से थर्ड में आए हैं, आपको अभी 2 साल का सफर करना है, और आप एक सही इंस्टीट्यूट पकड़ लेते हैं तो आपका सेमेस्टर अच्छा हो जाएगा और आगे भी
जेई भी आप लोग का अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस आराम से आप मेहनत कीजिए और आराम से एकदम पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बतलाइए और कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही ऑफर था, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए और आपको अच्छे से सारा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।